वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेडिएवल लिटरेचर के बारे में, यानी जिसे मध्यकालीन युग कहा जाता है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ medieval age in North India, the language of literature was Sanskrit, so the great works were composed during this period were in Sanskrit. In this age, two great works were written in Kashmir. First was Somdeva's Katha Sarit Sagar, and second was Kalhana's Raj Tarangini. There are first historical books of India. अगर मेडिवल एज के बारे में बात करें, जिसकी शुरुआत नॉर्थ इंडिया से शुरू हुई थी, जहाँ पे भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो साहित्य में सबसे पहले किस लैंग्वेज की शुरुआत की गई थी, तो वो थी संस्कृत भाषा की। ऐसे बहुत सारे महान काव्यों को, रचनाओं को रची गई है इस पीरियड में सिर्फ संस्कृत भाषा में ही। ये एज को दो महान कार्यों के लिए पहचाना जाता है, जिसमें पहला आता है जो कश्मीर में लिखा गया था, वो था सोमदेवा का कथा सरित सागर, और दूसरा था कल्हाना का राज तरंगिनी। ये कुछ ऐसी रचित किताबें थी या बुक्स थी जो संस्कृत भाषा में शुरू किया गया था, और ये हमारे देश की सबसे ऐतिहासिक लिटरेरी वर्क्स भी माने जाते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज गीत गोविंद बाय जयदेवा, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. As we have said before, this was the period when the Apabharams languages has started developing into modern Indian languages. One of the earliest works in an early form of Hindu was Prithviraj Raso by Chand Bardai. The work that marks the beginning of Hindi literature deals with heroic deeds of Prithviraj Chauhan. दूसरा महान काम की अगर हम इस टाइम पे देखने जाएं तो गीत गोविंद नाम की एक रचना की गई थी जयदेवा नाम के व्यक्ति से, जिसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बारीकी तरीके से पोएम्स को रचा है संस्कृत साहित्य में। ऐसा माना जाता है कि ये जो समय था वो अपाभरम लैंग्वेज के समय से शुरू किया गया था, और जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया गया है, यानी ढूंढा गया है। इसमें से अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले जो कुछ काम किए गए थे हिंदी लैंग्वेजेस में, वो था पृथ्वीराज रासो, जो चांद बरदई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो, जो कि माना जाता है हिंदी साहित्य की शुरुआत की गई थी पृथ्वीराज रासो से, जो कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके जो कर्मों पे आधारित जो महान काम, हीरोइक काम उन्होंने जो अपने लाइफ में किया था, उसके ऊपर आधारित है ये पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले लिखा गया काम माना जाता है। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया. For some time, Jainism influenced Kannada literature. The poet Pama composed Adi Puran and Vikrama Arjun Vijayant. The poet Ponna wrote Shanti Puran describing the life of 16th Jain Tirthankar. The poet Rana composed two books, namely Ajitnath Puran and Gada Yuddh. The poets, namely Pampa, Ponna and Rana, are known as the trio of early Kannada literature. अगर इसके बाद की हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस समय पे, जिस समय मिडिवल एज के नाम से जाना जाता है, मिडिवल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, उस समय में संस्कृत भाषा ने बहुत ज़्यादा असर छोड़ा था। कहाँ? साउथ इंडिया में कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए वहाँ पे जैनिज्म का भी असर देखने को मिला था कन्नड़ लिटरेचर में। कैसे? उस समय एक महान कवि थे जिनका नाम दिया गया है पामा, उन्होंने आदि पुराण और विक्रमार्जुना विजयंता लिखा था। ये जो कवि थे पौना, उन्होंने शांति पूरण लिखा था, जो कि 16वें जैन तीर्थंकर थे, उनके ऊपर आधारित था, उनके जीवन चरित्र था। एक और कवि का नाम बताया गया राणा, जिन्होंने दो बहुत बड़ी बड़ी किताबों को लिखा था, अजितनाथ पुराण और गड़ा युद्ध। ये जो कवि थे, जिसमें पंपा, पोना या राणा की बात करें, इन तीनों का जो ट्रायो है, जो ट्रायंगल है, उसने कन्नड़ लिटरेचर में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। पोएट Kamban composed Ramayana in Tamil language. Apart from this, other famous literary works were written in Tamil language. इसके अलावा अगर हम बात करें पोएट कंबन की, तो उन्होंने रामायण को तमिल भाषा में लिखा था, उसको ट्रांसलेट कह सकते हो, लिखा था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महान काम हैं जो तमिल भाषा में किए गए हैं।
The development of Indian languages and composition got a promotion in Delhi Sultan. Two forms of Delhi language, Khadi Boli and Khadi Boli and Brij Bhasha, began to be used for writing literature. Many devotional songs were composed in these languages. Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language, which is similar to Hindi and Gujarati. The heroic words like Alha, Udal or Visal Dev Raso were popular at that time. A book called Chandrayaan, written by Mulla Daud, is the oldest book in Awadhi language. However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language. और भी बहुत सारी भाषाओं में देखने जाएं तो उस समय पे दिल्ली सुल्तान, जब दिल्ली की एरिया में जहाँ पे सुल्तान लोग जो थे वो रूल किया करते थे, तो उसमें कई सारी भाषाओं को प्रमोट करने का काम किया गया था इनके द्वारा, जिसमें से दो भाषाओं की बात करें जो दिल्ली भाषा के में इन्वॉल्व की जाती, जिसमें आती है खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, जो लिखने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाने लगा साहित्य के हिसाब से। बहुत सारे जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, भक्ति गीत जो होते हैं, वो भी लिखे गए इन लैंग्वेजेस में। इसके अलावा जो हीरोइक पोएम्स थी या स्टोरीज थी वो भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई, जो काफ़ी हद तक हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। ऐसे ही हीरोइक काम को देखने जाएं जिसमें अल्हा, उड़ल और वैसल देव रासो नाम के जो हैं उनका भी समावेश किया गया है, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। एक बुक का नाम दिया गया चंद्रयान, जिसे मुल्ला दाऊद ने लिखा था। वो सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है अवधी भाषा में लिखी हुई। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे भले कितनी भी किताबें लिख दी गई हों किसी भी लैंग्वेज में, भले वो खड़ी बोली थी, ब्रिज भाषा थी, अवधी थी, गुजराती हो, राजस्थानी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसको जो क्रिटिकली अप्रिशिएट करने का काम किया जाता है कि भाई बुक कैसी लिखी गई थी या कैसा था उसका कंक्लूजन, वो सिर्फ संस्कृत भाषा में ही किया जाता था उस समय में। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान. Consequently, many Persian words are seen in Indian languages. Many historians emerged out during this period. We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language. Ziauddin Barani wrote the Tarikh-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of the Khilji and Tughlaq kings. He also wrote a book on political theory called Fatwa-e-Jahangiri. पर्शियन भाषा का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था और दिल्ली सुल्तान में जो रूलर्स थे वो अपने कोर्ट में, अपने दरबार में पर्शियन भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसको भी साथ के साथ इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको हमारी भारतीय भाषा में भी नज़र आएंगे जो पर्शियन लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। बहुत से ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि उस टाइम पे जो था बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे में ऐड किया गया था और फैलाया भी गया था मेडिएवल पीरियड के टाइम पे। इतना ही नहीं, हमें इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है भारतीय इतिहास के हिसाब से, जो तुर्किश राइटर थे जिन्होंने पर्शियन भाषा में लिखा था उनकी मदद से, जिनका नाम दिया गया है जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने द तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही लिखा था, जिसमें डिटेल बताई गई है कि जो खिलजी था, आपने सुना होगा खिलजी और तुगलक राजा जो हुआ करते थे, वो लोग कैसे अपने राज दरबार में वार्तालाप करते थे, किन साहित्यों पे वो ज़्यादा फोकस करते थे, किन लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने किताब लिखी थी जो राजनीति पे थी, जिसको नाम दिया गया है फतवा-ए-जहांगीरी। आगे देखते हैं। The most outstanding literary figure of this period was Amir Khusro. He was a poet, historian, mystic, saint and composer of music. He was also a disciple of Nizamuddin Aulia. He wrote the Ashika, the Na, Sifar, the Kiratul Sadayan, the Khazian ul Futu and several other works of poetry. मेडिवल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कोई इंसान जिसने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया हो लिटरेचर की फील्ड में, तो वो थे अमीर खुसरो, सबसे महान कवि।
एक कवि थे, इतिहासकार थे और एक ऐसे सेंट थे। मिस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा समय सिर्फ भगवान के ध्यान लगाने में या भगवान से बातचीत करने में, संवाद करने में जो बिताता है, उसे मिस्टिक सेंट कहा जाएगा। एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक, जो धुन को तैयार करता है उसे कंपोजर कहा जाता है, म्यूजिक से रिलेटेड। इतना ही नहीं, उनको कहा जाता है कि वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। उन्होंने आशिका, दना, सिफर, द किरातुल सड़ायन, द खजायन उल फुतू और ऐसे बहुत सारी कविताओं को भी रचा है। आगे देखते हैं। He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise. उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गर्वित महसूस किया और ये फ़ायदा उठाया, मौका पाया कि भारतीय होने के साथ साथ वो इस एरिया को, इंडिया को प्रेज कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं भारत क्या है, एक हेवन ही है ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पर अपने आप को सौंपित करना चाहते हैं या अपने आप को सौंप देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी की बात करें, यहाँ पे ट्रेडिशन की बात करें, कल्चर की बात करें, तो सारा कुछ यहाँ आसानी से देखने को मिलता है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को अर्दरली पैराडाइज भी कहा जा रहा है, मतलब पूरे अर्थ पे एक ऐसी जगह जो अपने आप में स्वर्ग मानी जाती है। He praised India's flora, fauna, its beauty, its buildings, its knowledge and learning. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुणगान किए हैं भारत के फ्लोरा फाउना। फ्लोरा फाउना मीन्स जीव सृष्टि या यहाँ की जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। यहाँ की सुंदरता हो गई, यहाँ की बिल्डिंग हो गई, यहाँ की ज्ञान या शिक्षा के बारे में बात करें तो इन सबको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रेस किया है, गुणगान गाया है। वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे कि हर एंगल से अगर हम देखने जाएं तो हिंदुइज्म की सारी झलक आपको इस्लाम में देखने को मिलेगी। वो माने जाते थे, हिंदवली जो भाषा है वो दिल्ली के आसपास की हर जगह पर आपको बोलते हुए लोग ऐसे नजर आएंगे। हिंदवली, राइट, इसको ऐसा माना जाता था इनके हिसाब से कि दिल्ली के आसपास के सभी लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके जो मदर टंग के बारे में बात करें, उन्होंने उस भाषा में या फिर हिंदवली भाषा में बहुत सारी कविताओं की रचना की थी। He composed verses in many languages. उन्होंने हर भाषा में कविताओं को रचा है। He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian. The healthy tradition started by him continued for centuries after him. भाषा को इस्तेमाल करके क्वाट्रेन्स लिखा था। क्वाट्रेन्स मीन्स ऐसी बोलियाँ, ऐसी रिटन पोयम जो सिर्फ 4 लाइन्स की ही होती हैं। इसके अलावा कविताओं को भी उन्होंने रचा है हिंदी और पर्शियन भाषा में। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि एक स्वास्थ्य ट्रेडिशन अगर किसी ने उस टाइम पे शुरू किया था मेडिवल लिटरेचर के समय में, तो वो सिर्फ कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्होंने काफ़ी दशक तक अपना योगदान इन सभी वर्सेस को, पोएम्स को लिखने में दिया था। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट एम्पटस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड literature. Bhakti saints preached in the languages of the people. Many of them, like Kabir, were great poets. Bhojpuri and Awadhi were the major dialects during those days. The works of Kabir are chiefly composed in Sadhu Khadi. Among the Kabir's dohas have become a part of folklore. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavat in Awadhi. There are many other poets of Awadhi in this period. यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो भी वहाँ के आसपास के रीजनल किंग्स थे, जो लोकल किंग्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देते थे। एम्प्रेस का मतलब उनको इंस्पायर करते थे कि वहाँ की जो लोकल भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाए लिटरेचर को रचने में। भक्ति सेन जो थे, जो भक्ति के गीतों को बनाते थे, गाते थे, वो लोग भी वहाँ की लोकल भाषा में लोगों को भक्ति के गाना सुनाया करते थे या गवाते थे। कुछ ऐसे भी भक्ति संगीतों के बारे में बताया, संतों के बारे में बताया, जिनमें से एक नाम दिया जाता है कबीर जी का, जो काफ़ी महान कवि माने जाते हैं। भोजपुरी और अवधी भाषा बोली ऐसी थी जो उस समय काफ़ी ज़्यादा चली थी। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, ठीक है। तो भोजपुरी और अवधी भाषा बोली जो है वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। कुछ ऐसे काम दिखाए गए कबीर जी के जिसमें से अहम उनके द्वारा रचा गया है साधु खड़ी, जो बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। कबीर जी के जो दोहे हैं वो उस समय भी लोगों को प्रेरित करते थे,
प्रेरणा देने का काम करते थे, उस समय भी और आज भी। मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा था अवधी भाषा में, और इसके अलावा बहुत से ऐसे कवि आए जिन्होंने अवधी भाषा को ही, बोली को ही अपना मेन रिटन लैंग्वेज माना और उस टाइम पे अपनी रचनाओं को लिखा। Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas was written in Awadhi. There were many other writers of Awadhi language. इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामचरितमानस आप जानते होंगे वो तुलसीदास ने रचा था, वो भी अवधी भाषा में। और इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। Besides Hindi language, literature in other languages also developed. In Bengali, the Ramayana by Kritavasa and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. With Saint Chaitanya's, the tradition of writing devotional songs began. इसके अलावा हिंदी भाषा की बात करें, साहित्य की बात करें, तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके उनको आगे डेवलप करने का काम किया गया। जैसे बंगाली भाषा में रामायणा जो कृतावसा ने लिखा है, इसके अलावा द 100 ऑफ लिरिक्स, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जो चंडीदास जी ने रची थी, वो भी वहाँ के जो रूलर्स थे उनकी छत्र छाया में उसको फैलाने का काम किया गया था। पैट्रोनेज का मतलब होता है इंस्पायर करना। With Saint Chaitanya, the tradition of writing devotional songs began. संत चैतन्य की वजह से, चैतन्य प्रभु आपने सुना होगा, इनकी वजह से ये जो प्रथा थी डिवोशनल सॉन्ग्स को लिखने की वो शुरू की गई। नरसिंह मेहता wrote devotional songs in Gujarati and Namdev and Sant Eknath in Marathi. There were important developments in Kashmir under Jainuddin Bidin, under whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Rajtarangini were translated into Persian. इसके अलावा अगर देखने जाए तो नरसिंह मेहता ने बहुत सारे भक्ति गीतों को लिखा था गुजराती भाषा में, और नामदेव जी ने भी। इसके अलावा संत एकनाथ ने मराठी भाषा में भक्ति गीतों को लिखा। बहुत सारे अहम डेवलपमेंट देखने को मिले थे कश्मीर में जैनुलाबिदीन की नज़रअंदाज में या फिर उनके उपस्थिति में। उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को इंस्पायर किया था कि संस्कृत भाषा का वो इस्तेमाल करें। जैसे आप देख सकते हो महाभारत में जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, और राजतरंगिनी जो संस्कृत में लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। इन द रीजन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूड टू डेवलप। However, this was an important period for growth of Telugu literature. Raja Krishnadevaraya, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He wrote the Amukta Malyad. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किंग विजयनगर की बात करें तो विजयनगर के जो राजा थे उनकी जो एरिया थी वहाँ पे संस्कृत साहित्य को कंटिन्यू किया गया बढ़ाने का। इतना ही नहीं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था इस टाइम पे तेलुगु भाषा जो है उसमें साहित्य को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। ऐसे ही एक राजा के बारे में बताया गया, राजा कृष्णदेव राय, जो महान कवि माने जाते थे विजयनगर के, जो कि तेलुगु में और संस्कृत भाषा में लिखना पसंद करते थे क्योंकि वो एक राइटर थे। उन्होंने अमुक्ता मल्यड नाम की रचना की थी। As in an art and architecture, the Mughal period also saw a great development in literature. Babur, the first Mughal ruler, was one of the pioneers of Turkish poetry and also the author of a very valuable autobiography, Tuzuk-e-Babur in Turkish, which was later translated into Persian entitled as Babur-Nama. Gulbadan Begum, sister of Emperor Humayun, wrote Humayunama. Jahangir wrote his great autobiography, the Tuzuk-e-Jahangir. Aurangzeb also was a prolific writer, and the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, was a notable Urdu poet. कला के पार्ट में देखने जाए या आर्किटेक्चर के पार्ट में देखने जाए, जो मुगल पीरियड था उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उनके पीरियड में भी देखने को मिली थी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जानते हैं कि मुगल पीरियड को आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए तो फेमस माना ही जाता है, लेकिन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग पीछे नहीं थे। जैसे बाबर की बात करें, जो पहला मुगल रूलर माना जाता था, जो स्तंभ माने जाते हैं तुर्किश पोएट्री के। इसके अलावा वो एक ऑथर भी थे जिन्होंने खुद के ऊपर एक
ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम दिया था तुजुक ए बारगर, जो कि तुर्किश भाषा में लिखा गया था, जो बाद में जा करके पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया और उसको टाइटल दिया था बाबर नामा। गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सिस्टर मानी जाती थी, शहंशाह हुमायूं, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। जहांगीर ने अपने ऊपर ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया था द तुजुक ए जहांगीरी। औरंगजेब, जो भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफिक यानी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक राइटर माने जाते थे, जो अपने कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। और जो कि लास्ट मुगल एम्परर माने जाते हैं बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है बीइंग एन उर्दू पोएट, उर्दू काव्य में। Hindi literature made significant progress during Akbar's reign. Tulsidas and Surdas wrote in this period. The great poet Keshav Das wrote on love and separation. Rahim's dohas are still popular all over India. हिंदी साहित्य की बात करें तो अकबर के समय में हिंदी साहित्य काफ़ी ज़्यादा पला बढ़ा। तुलसीदास और सूरदास ने इसी समय में बहुत सारी रचनाओं को रचा था। ऐसे ही महान कवि के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे केशव दास, जिन्होंने प्यार और जुदाई यानी सेपरेशन मीन्स जुदाई के ऊपर रचनाएं रची। रहीम जी के दोहे तो आज भी भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित माने जाते हैं। Many noteworthy books were written during this period. Abdul Fazl wrote the Ain-e Akbari and the Akbarnama. Ain-e Akbari gives details of Indian customs, manners, religion, philosophy, economic condition and almost every aspect of life. As a historical work, it is perhaps unparalleled. Abul Fazl's brother Faizi was a great Persian poet and he translated many Sanskrit works into Persian. बहुत ज़्यादा अहम काम किए गए थे, किताबें लिखी गई थी इस समय जब हम अकबर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही समय में अबुल फैज़ल ने आईनी अकबरी लिखी थी और जिसे हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। आईनी अकबरी है जो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताती है भारतीय रूढ़ियों को, यहाँ के मैनर्स को, यहाँ की जात को, यहाँ की सोच समझ को, यहाँ की आर्थिक स्थिति को, ऑलमोस्ट एक लाइफ का जो भी एस्पेक्ट होता है, जो भी एरिया होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी बताते हैं। कौन इन्होंने लिखा था? ये थे आईनी अकबरी, जो कि अबुल फैज़ल ने लिखा था। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, आईनी अकबरी और अकबरनामा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो इनका जो काम है वो पैरेलल नहीं था, कभी इस तरफ काम बढ़ता था तो कभी उस तरफ। अबुल फैज़ल के जो भाई थे फैज़ी, वो काफ़ी महान कवि माने जाते हैं पर्शियन लैंग्वेज के। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत के कामों को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया। Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit works like the Mahabharata and the Ramayana, the Atharva Veda, the Bhagavad Gita and the Panchatantra. अकबर जो कि एक स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने अलग से एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें संस्कृत की किताबों को ट्रांसलेट किया गया था, जिसमें महाभारत हो गया, रामायण हो गया, अथर्ववेदा हो गया, भगवद गीता एंड पंचतंत्र की कहानियाँ मानी जाती हैं। One of the most significant developments during the medieval period was the birth of Urdu language. This new language soon developed into one of the richest modern Indian languages. It produced great poets like Wali, Mir Dard, Mir Taqi Mir, Nazir Akbarbadi, Abdul Khan, Ghalib, Iqbal and others. सबसे अहम अगर भूमिका किसी ने निभाई थी मेडिवल पीरियड में या कोई एक नई खोजबीन देखने को मिली थी तो वो थी एक नई भाषा को उत्पन्न करना, पैदा करना, जो कि थी उर्दू लैंग्वेज। इस लैंग्वेज ने बहुत ही जल्द पूरे इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में अपना वर्चस्व, अपना कमांड कर लिया था सभी भाषाओं से ऊपर। इस समय में काफ़ी महान कवि देखने को मिले, जिसमें वाली, मीर दर्द, मीर ताक मीर, मीर नज़ीर अकबरबादी, अब्दुल खान, गालिब, इकबाल और ऐसे बहुत सारे कवियों के बारे में बताया गया है। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad's Darbar-e-Akbari is one of the best works of Urdu language. उर्दू पाठ्य की बात करें, गद्य की बात करें तो वो भी 18वीं सदी में लगभग पहुंच गया था और उसको ट्रांसलेट करने का भी काम किया गया था संस्कृत से उर्दू भाषा में। इस समय पे अगर हम देखने जाएं तो गद्य का जो काम था, प्रोज वर्क जो था, वो उर्दू में भी लिखना शुरू कर दिया गया था। 18th सेंचुरी के समय की बात बताई जा रही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने
दरबार अकबरी लिखी थी, जो कि उर्दू भाषा में लिखी गई सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है। तो ये था पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द एशियंट यूनिवर्सिटीज़ एंड बाकी के एस्पेक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ये टोटली फ्री है। थैंक यू।